मलिका ने बादशाह को जाकर यह सब बताया जो बदर बदौर ने कहा था। उसने यह भी कहा, मुझे यह दुस्वप्न मात्र मालूम होता है, फिर भी अच्छा है कि जैसा वह कहती है उसी के पति से पूछ लिया जाए। बादशाह ने मंत्री पुत्र को बुलाकर पूछा, क्या तुमने भी रात को वही देखा जो शहजादी ने देखा? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम उसने क्या देखा। असलियत यह थी कि रात के घोर कष्ट के बाद भी वह सोचता था कि अब वह कष्ट फिर न होगा, और शादी वह तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उसे तत्कालीन प्रतिष्ठा और भविष्य में बड़ा राज्य मिलता। जब उसे बताया गया कि बदर बदौर क्या कहती है तो उसने कहा, शहजादी को भ्रम हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं, कल सुबह तक वह ठीक हो जाएगी। उधर अलादीन ने फिर दिया रगड़ा कर जिन को बुलाया और कहा, उसके महल का हाल पूछा। उससे महल का हाल पूछा। उसने बताया कि मंत्री पुत्र कल रात की बातें मानने से इनकार करता है। अलादीन ने कहा, आज भी वे दोनों पलंग पर लेटे तो उसके भोग विलास से पहले उसे यहाँ पर कल की तरह ले आना। जिन ने ऐसा ही किया और बदर बदौर और मंत्री पुत्र के पलंग पर लेटे ही वह पलंग को उन दोनों के साथ अलादीन के घर उठा लाया। अलादीन ने गत रात की तरह मंत्री पुत्र को शौचालय में बंद करवा दिया और खुद नंगी तलवार बीच में रखकर शहजादी के पलंग पर उसकी ओर पीट करके सो गया। शहजादी उस रात को भी रात भर यही विचित्र बातें देखकर कांपती रही, और मंत्री पुत्र तंग और बदबूदार पाखाने में रात भर सर्दी और मल की दुर्गंध से कष्ट उठाता रहा। सुबह फिर जिन ने उसे शहजादी के पलंग पर मंत्री पुत्र को लिटा दिया और दोनों को मैं पलंग राजमहल में पहुंचा दिया। दूसरी सुबह को बादशाह फिर शहजादी के पास पहुंचा और उसे पिछले दिन से भी अधिक चिंतित और दुखी पाया। बादशाह को पूरे दिन खटका तो लगा ही रहा था। वह व्यग्र होकर बोला, बेटी तुम बताओ कि आखिर क्या बात है? शहजादी चुप ही रही। बादशाह ने फिर पूछने पर वह कुछ न बोली तो बादशाह का धैर्य छूट गया। उसने म्यान से तलवार खींच ली और गरज कर बोला, तो सच्ची बात बता, वरना मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े किए डालता हूँ। बदर बदौर घबरा कर रोने लगी और बोली, पिताजी मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कर दें। आप जोर देते हैं तो मैं पिछली 2 रातों का हाल आपको बता देती हूँ, परंतु आपको इस पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं अब तक चुप थी। यह कहकर बादशाह को अपने मुंह से सारा हाल बताया। फिर कहने लगी, आपको विश्वास न हो रहा हो तो मंत्री पुत्र से पूछ लीजिए। बादशाह ने कहा, बेटी मैं तुम्हें किसी तरह दुखी नहीं देना चाहता। मैंने तुम्हारा विवाह तुम्हारी प्रसन्नता के लिए किया था, दुखी करने के लिए नहीं। खैर अब तुम चिंता छोड़ो, अब तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं होगा। इसके बाद बादशाह अपने महल में आया और उसने वहाँ मंत्री को बुलाया। उसने मंत्री से पूछा, क्या तुमने अपने बेटे से बात की और उसका हाल पूछा? उसने कहा, मैंने नहीं पूछा। बादशाह ने बदर बदौर का बताया हुआ पूरा किस्सा उसे सुनाया और कहा, यद्यपि मैं अपनी पुत्री की बात विश्वास करता हूँ, फिर भी तुम्हारे बेटे द्वारा इसकी पुष्टि चाहता हूँ। तुम जाकर अपने बेटे से यह बात पूछो। मंत्री अपने घर गया और अपने बेटे को बुलाकर कहने लगा, शहजादी बादशाह से यह बातें कही है, तुम इस बारे में क्या कहते हो? मंत्री पुत्र पिछले दिन विवाह टूटने के भय से झूठ बोल गया था, किंतु दूसरे दिन भी वही अनुभव हुआ तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसने कहा, कल मैंने इस बात से इनकार कर दिया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि शहजादी ठीक कहती है। 2 रातों से एक महाभयानक जीव हम दोनों को पलंग समेत उठाकर कहीं पहुंचा देता है, फिर मेरे कपड़े सिवा पजामे के उतार कर मुझे एक तंग शौचालय में बंद कर देता है, जहां भरे हुए मल और बदबू से रात भर मेरा दिमाग फटता रहता है और मैं सर्दी में ठिठुरता रहता हूँ और हाथ पाँव भी नहीं हिला पाता। मुझे पता नहीं कि रात भर मेरी पत्नी के साथ क्या होता है। सुबह वही जीव मुझे निकाल कर कपड़े पहनाता है और पलंग पर लिटाकर हम दोनों को पलंग समेत महल में वापस ले आता है। मैं ऐसी साजिश से बाज आया, 2-3 दिन और यही हाल रहा तो मर ही जाऊंगा। मंत्री ने देखा कि 2 दिन में उसके बेटा बदहवास ही नहीं दुबला भी हो गया है। वह भी इस नतीजे पर पहुंचा कि शहजादी से अलग रहना चाहिए, वरना वास्तव में 4-6 रोज में मर जाएगा। उसके बाद वह बादशाह के पास गया और बोला, सरकार शहजादी बिल्कुल ठीक कहती है। मेरे बेटे ने कल शादी टूटने के डर से झूठ बोला था, लेकिन आज उसने सच्चाई बताई है। उसे 2 रातों से तंग गंदे पाखाने में बंद कर दिया जाता है। अब मेरा विचार है कि पति पत्नी को साथ न सोने दिया जाए और राज्य में विवाह के सिलसिले में जो समारोह हो रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। बादशाह ने भी इस बात को पसंद किया और विवाह के समारोह रोक दिए गए। मंत्री के पुत्र को महल में आकर पत्नी से मिलने से भी रोक दिया गया। नगरवासियों में जोरों से इस बात की चर्चा होने लगी। लोग तरह तरह की अटकलें लगाते कि क्यों विवाह समारोह बंद कर दिए गए और क्यों मंत्री के पुत्र को राजमहल से निकाल दिया गया। कारण केवल दूल्हा दुल्हन, उनके माता पिता और अलादीन को ज्ञात था।
अलादीन ने अब दिया रगड़कर जिन को बुलाने की जरूरत न समझी और अपनी 3 महीने की मियाद बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उसने ऐसा प्रकट किया जैसे बदर बदौर के मंत्री पुत्र से ब्याहे जाने के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं हो। 3 महीने की मियाद बीतने के बाद अलादीन ने फिर अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा। बुढ़िया फिर दरबार में लायक कपड़े पहनकर दरबार में गई और बादशाह के सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। बादशाह उसे देखकर समझ गया कि यह वादा याद दिलाने के लिए आई है। मंत्री भी इस बात को ताड़ गया और उसने कोशिश की कि बादशाह को किसी और बात में उलझाए रखे। बादशाह ने उसे रोक दिया और कहा, यह बुढ़िया जो सामने खड़ी है उसे हाजिर करो। मंत्री ने चौबदार द्वारा उसे बुलवा लिया। बुढ़िया ने पहले की तरह भूमि चूमी। बादशाह ने कहा, बोलो क्या चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। उसने कहा, सरकार 3 महीने पहले मुझसे कहा था कि शहजादी का विवाह मेरे पुत्र अलादीन से 3 महीने बाद कर देंगे। आज मैं आपको आपका वही वचन याद दिलाने आई हूँ। समझ तो बादशाह भी पहले ही गया था कि वृद्ध इसी बात को कहने के लिए आई है। फिर भी चूंकि उसे अलादीन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए विवाह की स्वीकृति देने में हिचकिचा रहा था। उसे परेशानी यह भी थी कि अमूल्य रत्नों के उपहार से प्रभावित होकर उसने शादी का वादा किया था। अब उसने से साफ मुकरने से उसकी प्रतिष्ठा में जो बट्टा लगता वह भी उसे मंजूर नहीं था। उसने अपनी कठिनाई मंत्री को चुपके से बताई। उसने चुपके से कहा, कोई परेशानी नहीं, आप अलादीन को कहला भेजें कि शहजादी का मेहर बहुत बड़ा होगा। तुम में वह देने की सामर्थ्य हो तो विवाह को राजी हूँ, वरना आगे से विवाह की बात भी मेरे आगे न चलाना। और मेहर आप इतना भारी मांगे कि वह दे ही ना सके। बादशाह को यह सलाह पसंद आई। उसने अलादीन की माँ से कहा, देवी जी, मैंने तुम्हें जो वचन दिया था उससे मैं फिरता नहीं हूँ। मैं उसे ज़रूर पूरा करता, लेकिन शहजादी ने एक बेढब शर्त रखी है। वह कहती है कि मैं उस आदमी से शादी करूँगी जो मुझे काफ़ी बड़ा मेहर दे। तुम अपने पुत्र से कहो कि शहजादी का विवाह उससे तभी होगा जब वह 40 हबशी गुलामों के सरों पर धरे हुए 40 स्वर्ण पात्रों में उसी तरह के रत्न भर कर भेजे जैसे तुमने भेंट में दिए थे। हर एक हबशी गुलाम के आगे एक सुंदर गोरे रंग का गुलाम भी होना चाहिए। सभी गुलामों की पोशाकें बहुमूल्य जरदोरी की होनी चाहिए। साथ ही जिन स्वर्ण पात्रों में रत्न भेजे जाएं उनके ढक्कनों पर सुंदर चित्रकारी मीना के काम होने चाहिए। तुम यह शर्त अपने पुत्र को बताओ और पूछो कि क्या कहता है। वह जो कुछ उत्तर दे वह कल आकर बताना। सीधे मेरे पास चली आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। अलादीन की माँ ने सिंहासन को पाया चूमा और घर वापस हुई। रास्ते भर वह अपने बेटे की मूर्खता पर झुंझलाती रही। वह सोचती रही कि वे रंगीन पत्थर तो अलादीन उस गुफा से लाया था जहाँ उसे जादूगर ने भेजा था। अब वैसे पत्थर और वे भी 50 स्वर्ण पात्रों में भरे हुए कहाँ मिलेंगे। वह गुफा तो बंद हो गई। फिर कीमती पोशाकें पहने 80 गुलाम कहाँ से आएंगे। इस लड़के ने बेकार मुझे दौड़ाकर मेरे पाँव तोड़ दिए। घर आकर उसने अलादीन से कहा, बेटा, तुमसे कहती थी कि शहजादी को भूल जाओ। वही बात हुई। बादशाह शहजादी के लिए तैयार है और अपना वादा नहीं भूला है, लेकिन उसने मेहर इतना बड़ा मांगा है जो तुम क़यामत तक नहीं दे सकोगे। फिर उसने सविस्तार बादशाह की मांग बताई। अलादीन बोला, अम्मा, तुम कुछ परवाह ना करो। वास्तव में शहजादी तो अद्वितीय है, उसके लिए इतना मेहर भी कम है। देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि इस मेहर का प्रबंध करूँ। यह कहकर वह इधर उधर की बातें करने लगा। दूसरे दिन सवेरे उसने माँ से कहा, माँ, बड़ी भूख लगी है, तुम बाज़ार से कुछ खाने को ले आओ, घर में बनाने में देर लगेगी। वह बाज़ार चली गई। इधर अलादीन ने चिराग को रगड़ा, जिन प्रकट हुआ और कहने लगा, क्या आज्ञा है। अलादीन ने कहा, भाई, अब बादशाह मेरे साथ शहजादी का विवाह करने के लिए राजी हो गया है, लेकिन उसने मेहर बड़ी कीमती मांगी है। वह कहता है कि 40 हबशी गुलाम 40 स्वर्ण पात्रों में, जिनके ढक्कनों पर मीनाकारी के सुंदर चित्र बने हों, उसी तरह के रत्न भर कर लाएँ जैसे मैं जादू के बाग से लाया था। हबशी गुलामों के साथ 40 गोरे रंग के सुंदर गुलाम भी हों और सभी गुलाम जरदोरी की पोशाक पहने हुए हों। अब तुम यह चीज़ें प्रस्तुत कर दो तो मैं अपनी माँ के साथ यह मेहर बादशाह के पास भेज दूँ। जिन ने कहा, यह सब तो मैं अभी लाए देता हूँ। यह कहकर वह गायब हो गया और कुछ ही क्षणों में मेहर के साथ फिर उपस्थित हो गया। अलादीन का घर 40 हबशी और 40 गोर वर्ण गुलामों से भर गया। सभी गुलाम जरदोरी के ऐसे मूल्यवान वस्त्र पहने थे जो अमीरों को भी नसीब नहीं होते। हबशियों के सिरों पर स्वर्ण पात्र थे जिनके मीनाकारी के काम के ढक्कन थे। सबके स्वर्ण पात्रों को खोल कर दिखाया। उन सभी में उसी तरह के बड़े बड़े हीरे, मोती, नीलम, लाल, पुखराज आदि भरे हुए थे। अलादीन का घर रत्नों, स्वर्ण पात्रों और जरी की पोशाकों से जगमगाने लगा। जिन ने पूछा कि और कोई काम हो तो नहीं है। अलादीन ने कहा, अभी कोई काम नहीं है, लेकिन ज़रूरत होगी तो फिर बुलाऊंगा।
अलादीन की माँ बाजार में आई तो यह सारा सामान देखकर स्तंभित रह गई। अलादीन ने उससे कहा, माँ तुम जल्दी से नाश्ता करो और मेरे खाने पीने की चिंता छोड़कर इस मेहर को लेकर बादशाह के दरबार में चली जाओ। ऐसा न हो कि बादशाह की मति फिर पलट जाए। अभी बादशाह इस मेहर को देखेगा तो इतना अभिभूत होगा कि इनकार न कर सकेगा, इसलिए तुम जाने की जल्दी करो। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी खाना खाया और दरबारी पोशाक पहनी। उस बीच अलादीन ने गुलामों को पंक्तिबद्ध किया और यह बताया कि किस प्रकार दरबार में प्रवेश करे और किस भांति एक एक करके स्वर्ण पात्रों को बादशाह के ढक्कन खोल कर दिखाए। उसने एक एक हबशी गुलाम के आगे एक एक गोरे गुलाम खड़ा किया और उनका दर्शनीय समूह बना दिया। उनके पीछे माँ को भेजकर वह अपने घर में व्याग्रता से परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। यह काफिला चला तो नगरवासी मार्ग में दोनों ओर भीड़ लगाकर तमाशा देखने को खड़े हो गए। एक एक गुलाम की पोशाक ही 1-1 लाख रुपए की होगी और उनके वस्त्रों तथा स्वर्ण पात्रों से निकलने वाली चमक को देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थी। गुलामों का समूह जब शाही दरबार के सामने पहुंचा तो हरकारों ने बादशाह को उसकी खबर दी। उसने आदेश दिया कि उन्हें दरबार में हाजिर करो। वे सभी कायदे से चलते हुए अर्धगोलाकार रूप में सिंहासन के सामने खड़े हो गए। फिर उन गुलामों ने सम्मानपूर्वक ढकने हटाए कर रत्नों को पेश किया। अलादीन की माँ ने आगे बढ़कर सिंहासन को पाया चूमा और कहा, मेरे बेटे ने कहलवाया है कि यद्यपि यह भेंट आपके सम्मान के अनुकूल नहीं है, फिर भी आशा है कि इसे स्वीकार करके मुझे अपनी गुलामी में लेंगे। बादशाह ने मंत्री से कहा, जो आदमी ऐसा मेहर दे सकता है वह निसंदेह मेरा दामाद होने के योग्य है। मंत्री ने उसकी मति को फेरना चाहा और ऊंचा नीचा समझाया, किंतु बादशाह ने उसकी न मानी। बादशाह ने अलादीन की भेंट स्वीकार कर ली और उसकी माँ से कहा, तुम अपने बेटे को यहाँ लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैंने जो वचन दिया है उसे ज़रूर पूरा करूँगा। अलादीन की माँ यह सुनकर दौड़ी हुई अपने घर आई। उधर बादशाह भी दरबार से उठकर अपने महल में आ गया। उसने दासों और सेवकों को आज्ञा दी कि रत्नों से भरे हुए सारे पात्र शहजादी के महल में पहुँचा दिए जाएँ। वह स्वयं भी शहजादी के महल में गया ताकि उन रत्नों को भली भांति देखें। शहजादी के महल में आंगन में जब सजे धजे 80 गुलाम आकर खड़े हुए और शहजादी ने चिक की आड़ से उन्हें देखा तो उनके वैभव को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी। उसने इतने विशाल राज्य की राजकुमारी होने पर भी ऐसी तड़क भड़क और ऐसे अमूल्य रत्न कभी नहीं देखे थे। अलादीन की माँ ने घर जाकर पुत्र से कहा, तुम भगवान को धन्यवाद दो, तुम्हारा भाग्य खुल गया। बादशाह ने तुम्हारी बेटे पसंद कर ली और कहा कि शहजादी का विवाह तुमसे होगा। अन्य दरबारियों ने भी सहमति प्रकट की। बादशाह ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम्हारे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे दे। अलादीन यह सुनकर खुशी से झूम उठा। उसकी माँ ने कहा, माँ तुम्हें थोड़ी ही देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मैं तैयार होकर अभी चलता हूँ। यह कहकर वह अंदर के कमरे में गया। उसने चिराग को रगड़ा और जिन प्रकट होकर आदेश की मांग करने लगा। अलादीन बोला, एक तो मैं हमाम में स्नान करना चाहता हूँ, इसके बाद तुम मेरे लिए बादशाहों जैसे कपड़े ले आओ। जिन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उड़ाकर एक संगमरमर के बने हमाम में ले गया। अलादीन ने कपड़े उतारकर गर्म पानी में मल मल कर नहाया और तरह तरह की सुगंधियाँ अपनी देह में लगाई। उसका शरीर गोरा और नरम हो गया और बदन से एक एक जोड़ से चुस्ती आ गई। उसका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। जब वह उस जगह आया जहाँ उसने कपड़े उतारे थे, वहाँ पर एक भारी कम ख्वाब का जोड़ा अपने लिए रखा पाया। वहाँ जिन भी आ गया जिसने कपड़े पहनने में अलादीन की सहायता की। फिर जिन ने कहा, अब क्या आज्ञा है? अलादीन ने कहा, मेरे लिए एक ऐसा बढ़िया घोड़ा लाओ जिसके मुकाबले का कोई घोड़ा शाही अस्तबल में मौजूद न हो। उसका साज सामान भी लाखों रुपए का होना चाहिए। इसके अलावा 12 गुलाम मेरे दाएं बाएं और पीछे चलने के लिए हों और 20 सिपाही मेरी सवारी के आगे चलने के लिए। 6 दासियां अच्छे कपड़े पहने हुए मेरी माँ की सेवा में चलें और 2 दासियां 2 भारी और अति मूल्यवान कपड़े के जोड़े उठाए हुए साथ चलें। एक मेरी माँ के लिए और दूसरा मेरी भावी पत्नी के लिए। इसके अलावा 10 तोड़े अशरफियों के मेरे लिए हों जिन्हें मैं रास्ते में लुटाता चलूँ। जिन यह आदेश पाकर गायब हो गया और 2 क्षणों में यह सारी चीज़ें ला कर दे दी। अलादीन ने अशरफियों के 4 तोड़े अपनी माँ को दिए ताकि शाही महल में इनाम इकराम के काम आएँ और 6 तोड़े अपने साथ चलने वाले 12 गुलामों में से 6 को दिए कि वे मुट्ठी भर भर के अशरफियाँ फ़कीरों और गरीबों के लिए बादशाह के महल तक लुटाते चलें। अपनी माँ के आगे 6 दासियाँ करके कहा, यह 6 तो तुम्हारी सेवा के लिए हैं। इनके अलावा यह 2 दासियाँ बहुमूल्य वस्त्र लिए हैं। इनमें एक जोड़ा तो तुम चाहो बदर बदौर को दे देना और दूसरा अपने लिए रख लेना। फिर उसने जिन से कहा कि इस समय तुम जाओ, जब फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। जिन यह सुनकर गायब हो गया। अलादीन
और जादुई चिराग की यह कहानी के 8 भाग हैं और इन 8 भागों को मैंने प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप संपूर्ण कहानी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप प्रत्येक भाग की वीडियो को देख सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा